नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। प्रयाण मतलब होता है एक स्थान से दूसरी तरफ जाना, यानी नूतन विश्व की तरफ जो देशों का स्थानांतरण हो रहा था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दो विश्व की युद्ध के बीच यहाँ पे वैश्विक प्रभाव क्या हुआ वो। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब आपस में दो घर एक दूसरे के बीच में भिड़ेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान दोनों का होगा और किसी का फायदा नहीं होगा। तो सेम वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई उसे सुधारने में जो तत्कालिक यानी उस समय की जो सरकार थी वो वहाँ पे निष्फल हो गई थी, जिससे लोगों का लोकतंत्र के ऊपर जो विश्वास था वो विश्वास उठ गया था, जिससे कई राष्ट्रों में तानाशाह का उदय हुआ। उसके परिणाम स्वरूप ये द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। ये निम्नलिखित यहाँ पे जो घटनाएं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इससे स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह पूछा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल कौन कौन से बने। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक दुर्दशा खराब हुई उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी उसे सुधारने में निष्फल हो गई, जिस वजह से लोगों के ऊपर लोकतंत्र पर विश्वास उठ गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, और उस समय के जो राष्ट्र थे जैसे तानाशाह का वहाँ पे उदय हुआ, ये सारे जो घटक थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। अब देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं थी। तो पहला, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान के अंदर सैन्यवाद, वैश्विक महामंदी जो 1929 से लेकर 1932 यानी कुल 4 साल चली। इटली में फांसीवाद पहला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। इटली में फांसीवाद, प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था, यानी जो वहाँ पे उस समय जो गुट राष्ट्र थे जो हम चैप्टर 2 में पढ़ा हमने, तो विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उन्हीं के पक्ष में रहकर उसने युद्ध भी लड़ा। इटली को $12 लाख का जंगी खर्च, यानी जंग के समय $12 लाख का उसका खर्च हुआ, साथ ही 6 लाख उसके सैनिक जो थे उनकी जान हानि हुई, मारे बेचारे गए। फिर भी विजेता जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए, किसके, इटली के, और इटली की अपेक्षा हुई, जिससे इटली का गुस्सा, मतलब जिससे इटली जो हो गया वो बहुत गुस्सा हो गया कि मैंने इतना रुपए भी खर्चे किए और अपने इतने लोग भी गवाए जंग के अंदर, फिर भी मेरा ये लोग ने हिस्सा ले लिया। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण यानी तुरंत ही लेना चाहती थी, क्योंकि इसका जिम्मेदार वहाँ के लोगों ने किसको माना, जो उस समय की इटली की वर्तमान सरकार थी उसको माना। इटली को ऐसे कठिन संयोजनों में से निकालने के लिए बेनिटो मोसोलिनी ने इटली में फसिस्ट दल की यहाँ पे स्थापना की। तो फसिस्ट दल देखते हैं क्या यहाँ पे, उसका प्रतीक होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक है। फांसीवाद इटली के फासेज शब्द से आया हुआ है। फासेज शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। तो वहाँ पे किसकी उसने स्थापना की, तो फासिस्ट दल किसने स्थापना की, बेनिटो मोसोलिनी ने, ताकि हमारे सभी राज्य पे हमारा अधिकार हो। मुसोलिनी का मुद्रा लेख था एक दल और एक नेता, मतलब एक ही दल रहेगा इटली में और एक ही नेता रहेगा। उसने अपने पक्ष के स्वयं सेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, मतलब जो उसके स्वयं सेवक थे उसने सैनिक का, यानी युद्ध के लिए हम जाहिर सी बात है सैनिक अगर ले जाएंगे तो उनको पहले तालीम मिलनी चाहिए, उसकी तालीम देना शुरू किया। उसका गणवेश काले रंग का था। मुसोलिनो ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रहोडज और डेडिकानिज द्वीपों को तुर्की से छीन लिया और 1924 में अल्बेनिया, एबिशीनिया, फ्यूम बंदरगाह भी जीत लिया। इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसोलिनो राष्ट्र संघ से अलग हो गया, मतलब जाहिर उसे ऐसा लगता था कि अब मैं खुद, मतलब राष्ट्र संघ से अलग हो गया, मतलब अपना एक खुद इटली, मतलब मैं सब कुछ जीत लूंगा ऐसा। और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में वो शामिल हो गया। इस तरह इटली द्वितीय विश्व युद्ध की और उत्तरदायी परिबल बना। इस तरह जो वहाँ पे उस समय का जो राष्ट्र संघ था जिसके साथ मिलके इटली ने अपना युद्ध लड़ा था वो उनसे क्या हो गया, अलग हो गया। और इस तरह रोम, बर्लिन, टोक्यो जो था उसमें दूरी में जाके शामिल हो गया, जिस वजह से इटली जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायी परिबल बना, मेन कारण बना। अब दूसरा यहाँ पे परिबल टॉपिक दिया, घटना दिया गया, जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति परिषद में बर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए
विवश यानी उसको बेचारे को लाचार किया गया। एक अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित हुए और एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय साम्राज्यवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 के अंदर शामिल हुआ। यह दल नाजीवाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाजीवाद के रूप में क्या प्रसिद्ध हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की हार हुई, जिससे वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया और पेरिस की शांति परिषद के अंदर उसे वर्सेल्स की संधि विचारा करना पड़ा, जिससे उसे कह सकते हैं अन्यायपूर्ण संधि हुई, जिससे लोगों के वहाँ के लोग क्रोधित हो गए, जिस वजह से एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय साम्राज्यवादी जर्मन मजदूर दल ने 1919 में शामिल हुआ, जिससे नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद समाजवाद का समन्वय था। जर्मनी के राष्ट्रपति हैंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाह स्थापित किया। ये तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हिटलर जैसा तानाशाह आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहरर यानी तारणहार, ठीक है, तारणहार मानती थी। वहाँ की प्रजा नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी और स्वस्तिक यानी ओम जैसा प्रतीक यहाँ पे लगाते थे, जैसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना मतलब उजागर करना था। हिटलर का यह मानना था कि पूरे विश्व में जर्मनी को एक महत्व सत्ता के रूप में उजागर करना था, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन के जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों जिप्सियों मानसिक रूप से जो पागल व्यक्तियों का नाश करना था। उसका मेन मुद्दा तो क्या था कि जर्मन के अंदर रहने वाले यहूदियों जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी पागल जो लोग थे उनका व्यक्तियों का उनको नाश यानी मार डालना खत्म करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन अपना खोया। मतलब जब तक द्वितीय विश्व युद्ध उसका अंत नहीं हुआ तब तक बेचारे बहुत सारे यहूदियों और यूरोपियों को अपनी जान को खोना पड़ा। उसके बाद होलोकॉस्ट यानी नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद पड़ोसी देश पर सैनिक कार्यवाही निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बनी। तो एक कह सकते हैं यहाँ पे जर्मन का जो हिटलरवादी साम्राज्यवाद था वो भी द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिबल बना। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम का मेन यहाँ पे परिबल कौन सा है। तो जापान में सैन्यवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वर्सेल्स संधि यानी जो जर्मनी में हुई थी, वर्सेल्स संधि में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिए। इससे जापान में बहुत असंतोष पैदा हुआ। 1921 और 1922 की वॉशिंगटन परिषद में इंग्लैंड अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। मतलब वो सिर्फ 35% सेना रख सकते हैं जापान के लोग। कहाँ कब हुआ? तो वो यहाँ पे वॉशिंगटन जो अमेरिका के अंदर आया वहाँ पे। उसे साखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े जापान को और इससे जापान का युवा वर्ग नाराज हुआ और उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। मतलब उसने किसको व्यापक बनाया? तो विस्तारवाद यानी अपना विस्तार को बढ़ाओ, ऐसा सैन्य राष्ट्रवाद ने अपने विस्तारवादी नीति को अपनाया। जापान को राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद न मिला। जापान की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को पश्चिमी देश नहीं रोक सके। जापान में मंचूरिया पर अधिकार करके वह अपनी मंचू को सरकार स्थापित की। यानी क्या? जापान के अंदर जो मंचूरिया जा था उस पर अधिकार करके यानी सत्ता जमा कर उसने मंचू को सरकार को 1932 में स्थापित किया। उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं मंगोलिया और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और जर्मनी और इटली के साथ कई प्रदेशों पर अधिकार जो है वो अधिकार कर लिया और जर्मनी इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया।
सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने जापान की एक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इस तरह जापान ने राष्ट्र संघ का त्याग किया 1933 के अंदर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया था। चौथा यहाँ पे दिया है कारक, तो वैश्विक महामंदी जो 1929 से लेकर 1932 तक चली, यानी कुल 4 साल कह सकते हैं, 4 या 5 साल चली। देखते हैं यहाँ पे यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे उनकी ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धेतर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, मतलब जितने जो युद्ध की जैसे समस्या होंगी उन सबका अंत आ जाएगा। परंतु ये जो उनकी सोच यानी धारणा जो थी, विचार जो थे वो गलत थे। एकाएक अमेरिका ने वाल स्ट्रीट शेयर बाजार में अपनी बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। इसलिए विवेचकों ने उसे वाल स्ट्रीट संकट, यानी वाल स्ट्रीट संकट मतलब क्या, अमेरिका ने जो उसके जो शेयर बाजार थे उसे वाल स्ट्रीट में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे, जिस वजह से लोगों को बहुत ही चिंताजनक घटना आने लगी, जिससे इस विवेचकों ने जो उनके जो विचार थे उन लोगों ने इसे वाल स्ट्रीट संकट के नाम से जाना जाता था, जो 24 अक्टूबर 1929 में हुआ था। इस संकट में पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डालाडोल कर दिया था, जिससे विश्व महामंदी का सृजन हुआ, यानी पूरे विश्व के अंदर महामंदी देखी गई। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति भी त्यागनी पड़ी। मतलब क्या, जो स्वर्ण भंडार जो था उसे भी क्या करना पड़ा, वहाँ पे देना खाली करना पड़ा। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों ने आर्थिक स्थिति की अवगणना करके कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, कोरोना आने की वजह से हमारा जो भारत का व्यापार जो है वो 34 से 35% क्या हो गया, कम हो गया है। और विश्व में सभी देशों का व्यापार क्या है, वो पहले जैसा नहीं रहा। सब किसी का 35%, किसी का 40%, ये सब जो व्यापार क्या हो गया, कम हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, वो कारण यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण देखते हैं हम यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। यानी जो वर्सेल्स की संधि जो हुई थी जर्मन के साथ, उसके अंदर ही यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का पहले से ही बीज बो गया था। फर्क इतना था कि वो बीज को बड़ा होना था, यानी पेड़ को बड़ा होना था। पेरिस संधि प्रक्रिया के द्वारा क्रांतिकारियों ने अपने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारक के बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो पहला यहाँ पे था उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन देशों को बहुत ही नुकसान हुआ था। वर्सेल्स की संधि से जो जर्मनी और उसकी प्रजा को कभी भूल ना सकी थी। परिणाम स्वरूप जनवरी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वहाँ प्रदेश जर्मन को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चोको स्लोवाकिया के कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिया था। वर्सेल्स की संधि में इटली की अवहेलना हुई थी और उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली ने मुसोलिनो ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। जापान भी जो था वो भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। इस प्रकार विश्व शांति खतरे में पड़ गई थी। तो ये पहला कारक था उग्र राष्ट्रवाद, जो किस देशों बीच में देखे गया, तो जर्मनी, जापान और इटली की, ये सब इनका विकास हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय इन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का कारक यानी गुटबंदियां। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रूपान। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है गुटबंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा भय होने से उसने बेल्जियन, पोलैंड, रूपानिया और उसके बाद चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री का समझौता किया। इटली ने चेकोस्लोवेकिया, उसके बाद यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की जैसे ऑस्ट्रिया के साथ यहाँ पे समझौता किया। जबकि रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया, उसके बाद ईरान के साथ समझौता किया। और इटली ने जर्मनी और जापान के संयोग से रोम, बर्लिन, टोक्यो की दूरी की रचना की। और इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की। इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया और एक परिबल विश्व युद्ध की गति की ओर बढ़ा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि सभी देश जो थे वो गुटबंदी यानी अपने आस पड़ोस देशों से समझौता करने लगे ताकि मैं सबसे बड़ा देश बन जाऊं, ताकि मुझ पर कोई हमला ना कर सके। अगर हमला हो भी तो हम सब मिलकर उसका खात्मा कर सके। तो इससे कह सकते हैं इस वजह से पूरे विश्व में भय का साम्राज्य जो था वो खड़ा हो गया। नंबर 3 दिया सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने का प्रयास किया गया। उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यूरोप में हर एक राष्ट्र ने एकमात्र शस्त्रों का ही उत्पादन बढ़ा, यानी यूरोप की जितनी भी कंट्री थी सारे कंट्री के अंदर सिर्फ एकमात्र शस्त्रों का ही उस समय उत्पादन बढ़ा। एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया। किसने? रूस और जर्मनी ने। हर एक राष्ट्र ने अपनी नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना को बढ़ाया। पूर्व ने जापान में भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपनी शास्त्र सामग्री वृद्धि की और जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे। नंबर 4 हमें दिया है राष्ट्र संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्र संघ की रचना हुई, परंतु राष्ट्र संघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमित्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी। और आपको बता दूं स्टूडेंट्स की जो राष्ट्र संघ जो था ये अमेरिका के जो उस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थे उसके द्वारा बनाया गया था, जो विश्व युद्ध के समय सभी राष्ट्रों को यहाँ पे शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ को बनाया गया था। उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। मतलब क्या? उसके द्वारा जो बनाया गया कानून उसे लोगों पर लागू करने के लिए उसकी सेना का क्या था, उसके पास कमी थी। सदस्य राष्ट्र संघ के पास अपने झगड़े लाने या उसे फैसला मनाने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब उसके बीच में कह सकते हैं वो जज बन के नहीं रह सकते थे। कई राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र संघ में से बाहर निकाल दिए गए। शुरुआत में रूस, जर्मनी राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दिया। उसके बाद इटली, जापान उससे बाहर निकल गए क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी को छीन ली थी, इसलिए उससे वो लोग क्या हो गए? अलग हो गए। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई देश के प्रदेश जो थे हड़प लिए। उसके बाद फिर भी राष्ट्र संघ उसे ना रोक सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा जो थी, लालच जो थी, वो सत्ता भक्ति राष्ट्र संघ में बलवती बनी और राष्ट्र संघ गुटबंदी नहीं रोक सका। इस प्रकार राष्ट्र संघ का यह सबसे बड़ी असफलता थी। तो ये नंबर 4 था। नंबर 5 देखते हैं वर्सेल्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, उसका सारा जिम्मेदार जर्मनी को माना गया। इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम जर्मनी को देनी पड़ी। उसे रूहर प्रांत जैसे प्रदेश भी छीन लिए गए। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई और इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने का आह्वान किया। उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। जाहिर सी बात है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। इस प्रकार वर्सेल्स की संधि से किसी न किसी प्रकार के कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ। इसलिए वर्सेल्स की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था, ऐसा माना जाता है।
नंबर 6 दिया है एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था, मतलब नींव में था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मनी के सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और 12 मार्च 1938 में यहाँ पे उसने प्रवेश किया, और उसके बाद म्यूनिख सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवेकिया पर अधिकार उसने किया, मतलब सत्ता जमा ली। कब? 1 अक्टूबर 1938 में। उसके बाद मार्च में 1939 में लिथुआनिया के मेमल बंदरगाह पर अधिकार जमा लिया। ये कब? 1939 में। इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया। किसने किया? हिटलर ने किया। और हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, उसके इस रवैये के वजह से। नंबर 7 देखते हैं, जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण तत्कालिक कारण क्या हुआ? तो उपयुक्त सभी परिबलों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लगाकर बैठा दिया। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति थी। और यह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल, यानी कह सकते हैं यहाँ पे शाम के समय, उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी अपेक्षा की पर इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय विश्व महायुद्ध की ज्वालामुखी फैल गई। तो कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पहले यहाँ पे शांत जो पोलैंड था उस पर जर्मनी ने जब आक्रमण किया, तब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी अपेक्षा ना मानी। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो क्या हो गए? इस युद्ध में कूद पड़े। इस तरह पूरे विश्व के अंदर द्वितीय महाविश्व युद्ध की ज्वालामुखी फैली। तो यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय महाविश्व युद्ध का रूपरेखा। द्वितीय महाविश्व युद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था, और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे ध्रुवीय राष्ट्रों का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली कई शक्तियां भी शामिल इसके अंदर हो गई। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया, और इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हो गई। जब घमासान युद्ध चल रहा था तब उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम फेंका, जिससे जापान के 1,24,000 से भी अधिक लोग मारे गए और महाविनाश हुआ। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार की 11 अगस्त 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध का इस प्रकार अमेरिका के परमाणु बम से क्या हुआ? अंत कह सकते हैं हो गया। और परमाणु बम फेंकने की वजह से जापान के अंदर अभी भी लोग लंगड़े डुले जो होते हैं इस प्रकार के पैदा होते